और कोई जा रहा है तो हम तो रोकते नहीं। बाप से ये समंदर है, कांग्रेस है, कोई आया तो क्यों आया नहीं पूछती, कोई गया तो क्यों गया नहीं पूछती। और समंदर में तो 2-3 घड़े कोई पानी लेने से समंदर में कोई फ़र्क पड़ेगा क्या? पड़ेगा। और कोई ये समझ रहा है कि हमारे जाने से जो है कांग्रेस डूब जाएगी, कांग्रेस एकदम वो हो जाए। हाँ, ये और बात है कि जाने वाले क्यों गए, कभी आप अकेले में पूछे ऑफ द कैमरा करके तो आपको शायद अपने दिल की बात बता भी देंगे। मैं वो पर्सनल है उनका, मैं उसमें जाना भी नहीं चाहता। पर दिल की बात तो कुछ और आ रही है कि कांग्रेस एक फिरका वाराना जमात है, वोट काटती है। इस पर आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? नहीं, ये कौन जो साहब बोले हैं उन्हीं के आप जो है 10 दिन नहीं, मैं समझता 4-5 दिन पुराने वीडियो निकाल के देख लो तो उनके अल्फाजों में कोई और पार्टी फ़िरका परस्त है। और बिहार आए जो बोले उन्होंने, खैर अब उनकी बात का कोई मतलब वज़न रहा नहीं। अभी एक कायद की बात सुनाएं आप कि कोई वहाँ जा रहा तो नहीं पूछ रहे, कोई वहाँ जा रहा तो नहीं पूछ रहे, हम वहाँ गए तो पूछ रहे। हम नहीं पूछ रहे भाई, तुम जाओ, तुमको जहाँ जाना है जाओ। कार्तिका रेड्डी बीजेपी गए, हम नहीं पूछ रहे। तुम एमआईएम में गए, हम भी नहीं पूछेंगे, तुम्हारी मर्जी है। कांग्रेस उस पर तो बिलीव करती है कि तुमको जो भी है खुल के सामने आ जाओ, चले जाओ, नो प्रॉब्लम, उसमें क्या बात है। उनको वो आइडियोलॉजी पसंद आई, उन्होंने वहाँ चले गए। तुमको वो आइडियोलॉजी के लोग जो उनके जो इस वक्त हूर बने हुए हैं उनको पसंद आए, तुम वहाँ चले जाओ, उसमें क्या बात तो एक ही है। कार्तिक रेड्डी ऐसा खाए तो बात है, तुम ऐसा कहो, बात तो एक ही है। हमारे को सब बनी है, आप जाते जाओ। और कांग्रेस पार्टी में अभी भी मैं बता रहा हूँ, जो भी अगर से ये समझता है कि कांग्रेस सेकुलरिज्म पर रह के गलती कर रही, हमको जो है कम्युनल पना इख्तियार करना चाहिए, तो आप वो लोग भी जा सकते हैं। इनकी बातों से क्या बोलेंगे। कल एक बोलते मदीने में बैठे थे, मैं मदीने में एक फ़ैसला लिया हूँ, तो अब ये उनके सरकार का मामला है, हम क्यों बीच में बोले भाई। और एक कंट्रोवर्शियल सवाल साहब, अगर इलेक्शन रिजल्ट्स के बाद अगर ऐसी सिचुएशन आती है कि मजलिस को अगर आपको सीट्स देने पड़े मेयर बनाने के लिए, क्या आप उनका साथ देंगे? साहब, ये पिछले 50 साल से गलतियों से सीख रहे हूँ। मैं नहीं समझता कि दोबारा ऐसी गलती हमारी पार्टी से होगी। मैं फ़हद बावज़ीर BNN से। आज हमारे साथ मौजूद है जनाब शेख अब्दुल्ला सोहेल साहब, TPCC माइनॉरिटी प्रेसिडेंट। सोहेल साहब, बल्दी इंतखाबात का हैदराबाद में बिगुल बज चुका है और हर जमात अपने सरगर्म हो चुकी है, तो आपका सरगर्मियाँ क्या है आपकी जमात की अभी तक? सबसे पहले तो मैं आपके व्यूअर्स को मेरा तरफ से जो है खुश आमदीद और अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रहा सवाल के GHMC के इलेक्शन का, तो आज पहला दिन है पद यात्राओं का, मतलब जो भी है, कल तक तो विड्रॉल था। तो हमारे तरफ से भी जो है तैयारियां पूरी मुकम्मल हैं। हमारे कैंडिडेट्स जो है फील्ड पे है, लोगों के बीच में है, और जो पॉलिसीज़ सरकार के और सरकार के दोस्तों की रही है वो सारे जो है लोग हमारे जो है तैयार है कि अब लोगों तक किस तरह ले जाएं। हम हमारे तरफ से पूरी तरह तैयार है, और इंशाअल्लाह हम अहमदनगर डिवीज़न में पद यात्रा करके आए हैं, और अभी हम जो है दूध बली वगैरह जा रहे थे कि वो परमिशन वगैरह किस तरह डाले, क्या है क्या नहीं। उसके बाद हम जो है कल से हैदराबाद पार्लियामेंट के किस तरह से हम हमारी कैनवसिंग अमल में करना, किस तरह से हमारे हाई बड़े लीडर्स को लाना, वो सब हम प्लान कर लेके इंशाल्लाह कल से उतरेंगे। कितने नॉमिनेशन फाइल हुए आपके? नॉमिनेशन तो पूरे फाइल हुए साहब, मगर कुछ जगहों पे जो है, जैसा बारकस था, तो बारकस का एक हमारे जो कैंडिडेट थे वो बेचारे जो है लास्ट टाइम जो है कंचन बाग से लड़े थे, तो इलेक्शन के बाद जो रिटर्न्स देना रहता कि जो भी पैसा खर्चा करे, तो वो फुलफ़िल नहीं हुआ था, तो उस वजह से उस्कुनी में उन्हें उड़ गए। और हमको ये उम्मीद नहीं थी कि वहाँ ऐसा कुछ होगा, वरना हम एक हमारे तरफ से और 2 कैंडिडेट दलाते थे। और एक ललिता तालाब चंचलम में जो है हम जो टिकट दिए थे महजबिन साहिबा को, तो वहाँ पर जो है थोड़ा सा
स्क्रूटनी के टाइम पे जो है उन्होंने जो है कास्ट सर्टिफिकेट देने में थोड़ी सी देर करने की वजह से वो एक हमारी तरफ से जो है वो एक कैंडिडेट नहीं हुआ। और कारवान में जो है गोलकुंडा टोली चौकी में भी सेम प्रॉब्लम आया। स्क्रूटनी में जो है कुछ सर्टिफिकेट्स बराबर नहीं करने की वजह से जो है अचानक मुश्किल हुई। और ये सारा जो खेल है ना साहब, ये जो देखिए आप जो है सिर्फ कांग्रेस को रोकने के लिए टीआरएस पार्टी, एमआईएम पार्टी, बीजेपी को तो पहले मालूम था कि कौन से तारीख में इलेक्शन होगा, कौन सी तारीख पे नोटिफिकेशन आएगा। तो वो लोग पहले से जो कैंडिडेट्स को चुने थे उनकी तैयारियां पूरी कर लिए थे, सर्टिफिकेट्स वगैरह। हमारे को 2 तक ये रखे कि रिजर्वेशन होगा, रिजर्वेशन के बाद ही डेट डिक्लेयर होगी। सडनली जो है रिजर्वेशन, पुराने रिजर्वेशन पे ही इलेक्शन होगा, 18, 19, 20 आपके जो है एप्लीकेशन देंगे, वो 21 तारीख को इसको नहीं होगी, 22 को विड्रॉल होगा। ये जो सडन जो डेट दिए ना, उस वजह से जो है हमारे पास जो है कैंडिडेट्स में जो है मतलब हम जो कैंडिडेट्स चाह रहे थे वो प्रिपेयर नहीं थे, पेपर वर्क नहीं था। फिर भी जो अल्लाह का शुक्र है कि लोग जो जल्दबाजी में जो है 1-2 दिन में जो पेपर वर्क करके जो तैयारी मुकम्मल करके जो सबमिट किए, तो ये एक सोची समझी चाल थी कांग्रेस को रोकने के लिए। क्योंकि हाल ही में आप देखें कि 67,000 करोड़ से हम हैदराबाद की डेवलपमेंट का काम किए बोल के KTR बताए ना। एमआईएम पूछी कि 67,000 करोड़ का कहाँ काम हुआ, क्योंकि एक बारी जो है पूरी पोल खोल दी। काफ़ी हैदराबाद में, ओल्ड सिटी में, खैरताबाद में, सिकंदराबाद में 150 डिवीजन्स का जो ग्रेटर हैदराबाद है उसमें आप बेहतर जानते कि कितना बड़ा नुकसान हुआ, कितने लोगों की जो है जानें गई, कितना माली परेशानी हो गई। आज भी बहुत सारे लोग बेघर है। तो ये जो मूवमेंट आया था, वो मूवमेंट के तहत देखते ये लोग क्या करें कि ये तीनों को मालूम था कि अगर से कांग्रेस को 1 महीना और दिया जाएगा तो ये लोग इतना पब्लिक में चले जाएंगे कि हमको मुश्किल हो जाएगी। तो ये लोग एक 10,000 रुपये का जो है खेल खेले, जबकि जो ये दिल्ली जो पैसा आया था वो रिलीफ फंड था, जिसको पहुंचना था उसको नहीं पहुंचा। जहां पर नुकसान नहीं हुआ बारिश का वहाँ पैसे बांटे गए। और उस्मान नगर वगैरह देखो, वो ये GHMC बोल के नहीं था, जहाँ पर बारिश से मुतासिर हुए लोगों की मदद के लिए पैसा था। आज भी उस्मान नगर डूबा हुआ है, कोई मदद नहीं है वहाँ पर। तो ये लोग जो है जो पैसे का एक डर्टी खेल खेल कर तारीख़ दे के चाह रहे हैं, समझ रहे हैं कि ये लोग इलेक्शन में जो है आसानी जीतेंगे। मैं समझता हूँ पब्लिक बहुत होशियार हो गई है। आप लोगों के ये जो सोशल नेटवर्क्स है, जो न्यूज़ चैनल्स है, हर ओल्ड सिटी में मैं समझता हूँ काफ़ी न्यूज़ चैनल्स आ गए। तो सबके लोग जो देख देख के जो है काफ़ी समझदार हो गए, मालूम है लोगों को कि कौन क्या कर रहा। तो बस वो एक डर की वजह से जो है लोग इतना शॉर्ट पीरियड में जो है इलेक्शन डिक्लेयर करे। और देखिए कैनवी सिंह को भी जो है सिर्फ 7 डेज़ दिए, क्योंकि एक्चुअल देखा गया तो मिनिमम 12 दिन देना चाहिए कैनवी सिंह के लिए। फिर वो विड्रॉल के, फिर नॉमिनेशन के, वो 1 वीक का टाइम होना चाहिए। टोटल एक 18 से 20 दिन का प्रोसेस होता है। मगर आप देख रहे हैं कि हैबत इनकी जो डिसीशंस ले रहे हो उससे समझ में आता है कि लोग कितने परेशान हैं। कांग्रेस के कई सारे लीडर्स, कारकुन दूसरे जमातों में शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं, तो क्या आप समझते हैं कि कांग्रेस की कमज़ोरी है कि वो अपने कैडर को संभाल नहीं पा रहा है? देखिए साहब, कांग्रेस के कारकुन, कांग्रेस के लीडर्स बोल रहे हैं, मैं समझता हूँ सिर्फ 3 लीडर की बात है। 3 में 2 चेहरे, एक गौस भाई है, एक ख्वाजा बिलाल साहब है, और एक मेरे बड़े अजीज़ थे अली। ये 3 जने जो गए हैं। नहीं, ये है बन क्या है, कार्तिका रेड्डी को भी देखा हमने। नहीं, देखिए कार्तिका रेड्डी को कांग्रेस पार्टी से बहुत पहले ही जो है सस्पेंड किया गया था कि MLA इलेक्शंस के टाइम पे जो है उन्होंने जो है राहुल गांधी जी के ऑफिस में जो है थोड़ा गड़बड़ किए थे। तो वजह से जब से उनको सस्पेंड कर दिया गया था 6 महीने के लिए। बाद में कोई उन्होंने जो है कोशिश करे कांग्रेस पार्टी में जो है वापस आएंगे बोल के, मगर जो डिमांड्स उन्होंने जो रखे थे वो नाकाबिल कबूल थे कांग्रेस पार्टी के। और कोई जा रहा है तो हम तो रोकते नहीं, बात ये समंदर है, कांग्रेस है। कोई आया तो क्यों आया नहीं पूछती, कोई गया तो क्यों गया नहीं पूछती। और समंदर में तो 2-3 घड़े कोई पानी लेने थे, समंदर में कोई फ़र्क पड़ेगा क्या? पड़ेगा। और कोई ये समझ रहा है कि हमारे जाने से जो है कांग्रेस डूब जाएगी, कांग्रेस एकदम वो हो जाए। हाँ, ये और बात है
कि जाने वाले क्यों गए, कभी आप अकेले में पूछे ऑफ द कैमरा करके तो आपको शायद अपने दिल की बात बता भी देंगे। मैं वो पर्सनल है उनका, मैं उसमें जाना भी नहीं चाहता। पर दिल की बात तो कुछ और आ रही है कि कांग्रेस एक फ़िरका वाराना जमात है, वोट काटती है, इस पर आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? नहीं, ये कौन जो साहब बोले हैं उन्हीं के आप जो है 10 दिन नहीं, मैं समझता 4-5 दिन पुराने वीडियो निकाल के देख लो तो उनके अल्फाजों में कोई और पार्टी फ़िरका परस्त है और बिहार आए जो बोले उन्होंने, खैर अब उनकी बात का कोई मतलब वज़न रहा नहीं, तो उनके बोलने से मैं जवाब देने में मैं भी समझता हूँ कि मुनासिब नहीं है। ये तो हमारी गली के छोटे छोटे हमारे लीडरान जो है अच्छा जवाब देंगे उनको उनके अल्फाजों में, क्योंकि आपका चैनल बड़ा प्यारा है, आपके व्यूअर्स बड़े प्यारे हैं, तो उसमें जो है आप ऐसे लोगों को इस्तेमाल करके जो है इनकी बातों से क्या बोलेंगे। कल एक बोलते मदीने में बैठे थे, मैं मदीने में एक फ़ैसला लिया हूँ, तो अब ये उनके सरकार का मामला है, हम क्यों बीच में बोले भाई, उन्होंने जाने सरकार जाने उनके जो फैसले थे, हमको उसमें कोई वो नहीं करना है। ठीक है, आप गए वेरी गुड, मगर अभी के ज़रिए मैं कुछ देखा था कि कांग्रेस जो है जान जो जिसको देना है नहीं दे रही, जिसको देना है नहीं दे रही। तो जिस दिन हमारी पार्लियामेंट्री कमेटी की मीटिंग थी जहाँ पर हम कैंडिडेट्स फाइनल कर रहे थे, उस दिन गौस भाई भी जो है हमारे साथ थे, उनसे भी हम जो है चारमीनार कॉन्स्टिट्यूंसी के नामा लिए थे। तो गौस भाई ने जो है पुराने पुल से उनके बेटे का नाम दिया था, जो हम अलाउंस भी किए थे। मेरे पास ये सारे अलाउंस हुए, तो ये सारे सीधा हैं, मोहम्मद साहिल का नाम दिए थे। और पत्थरगट्टी से जो है उन्होंने कहा था कि मैं एक मेरे अज़ीज़ को जो है उसमें सीट दिलाना चाह रहा हूँ, आप एक दिन रुक के जो है अगर से वो पार्टी में आते हैं तो आप जो है उनका नाम अलाउंस करिए, वरना हमारे मूसा भाई जो है उन्होंने भी ठीक है बल्कि उन्होंने बताए थे। और घासी बाजार से जो है हमारे साहब जो है गौस भाई एक नाम दिए थे, और शाली बंडे से जो है जो अभी हमारे चंद्रशेखर राव साहब जो लड़ रहे हैं, गौस भाई के ही पैनल के हैं, गौस भाई जो है वो नाम दिए सो है। और शाली बंडा हो गया, घासी बाजार हो गया, पुराना पुल हो गया, मुगलपरे से भी एक नाम साहब तजवीज़ किए थे। क्योंकि कांग्रेस पार्टी की एक ये है कि कांग्रेस पार्टी जो है कभी भी मतलब जो भी इंचार्ज होता है, जो भी कॉन्टेस्टेड एमएलए होता है, तो उनको उनकी लिस्ट को पहले प्रेफरेंस देते हैं कि भाई आप अपने तरफ से, क्योंकि उनको आगे इलेक्शन उनको लड़ना है 2023 हो, तो अगर से वो लोग इलेक्शन लड़ना है तो उनको जो है उनके जो बेस है ये डिविजन्स, उन्होंने अगर से उनके कंफर्टेबल आदमियों को देते हैं तो हम उनसे राय बराबर लेते हैं। फिर उसके बाद फिर हमारे पास एक कमेटी बैठती है, वो कमेटी में देखते हैं कि भाई किसको कहाँ दे जाए। तो उसमें गौस भाई के जो नाम आए थे, गौस भाई से नामों में से हम 2 नामों को साहिल को और शाली मंडे के जो थे उनको फाइनल करे थे। अब ख्वाजा बिलाल साहब तो हमारे मतलब कोई कॉन्टेस्टेड एमएलए थे भी नहीं, मगर फिर भी हम उनसे जो है याकूतुरे के लिए उनसे नाम कुछ पूछा गया था। तो कुरमागुड़ा में जो है पहले हम जो है संतोष नगर में एक इब्राहिम उल हक जो टीआरएस पार्टी से कांग्रेस आए थे, मैं समझता हूँ हमारे ख्वाजा बिलाल साहब भी जो है कांग्रेस पार्टी में 5000 रुपये जो ये लोगों की जो एक फ़ीस मुकर्रर करे थे, जो भी कॉन्टेस्ट करना चाह रहे 5000 रुपये डिपॉजिट करना। तो इब्राहिम उल हक साहब ख्वाजा बिलाल के कहने पे जो है संतोष नगर से लड़ने के लिए आए, क्योंकि संतोष नगर में 2 कैंडिडेट थे। तो ख्वाजा बिलाल बोले नहीं, इब्राहिम उल हक को नहीं, मतीन शरीफ को वहाँ लड़ने दो। ख्वाजा बिलाल को जो है इब्राहिम उल हक को जो है कुरमागुड़ा से उनकी फैमिली को खड़ा लेते, वो मेरे को बताए जी, ये नाम उन्होंने दिए सोए। फिर मैं इब्राहिम उल हक से पूछा कि भाई बिलाल साहब बता रहे हैं कि तुम कुरमागुड़ा से लड़ोगे, तुम संतोष नगर से नहीं। तो बोले भाई मैं उनको ऐसा कुछ नहीं बोला, मैं नहीं लड़ूंगा, मैं तो संतोष नगर ही लड़ूंगा। फिर बाद में जब मैं बोला ख्वाजा बिलाल से कि भाई उन्होंने तो नहीं लड़ना चाह रहे, फिर आप क्या चाह रहे, तो बोले कुरमागुड़ा से मैं एक और के नाम देता हूँ, सालिया बेगम कुछ नाम है जी, जो उन्होंने दिया था कि भाई कुरमागुड़े से इनको दीजिए बोल के। और इत्तेफाक ये है साहब ना सालिया बेगम हमारे पास एप्लीकेशन डाले, हम कुछ नहीं डाले, क्योंकि
ख्वाजा बिलाल जो है एक हमारे कांग्रेस के रकून थे, तो हम जो है उनके कहने पे, क्योंकि उन्होंने एक सीट पूछ रहे थे, तो हम बोले ठीक है उनको फाइनल करते हैं, और हम टिकट नाम भी डिक्लेयर कर दे उनका कुरमागुड़ा से जो है सालिया, देखिए कुरमागुड़ा से सालिया बेगम, इसमें सिग्नेचर मोहम्मद अली शबीर साहब, फ़िरोज़ ख़ान, ज़फ़र जावेद, अंजन कुमार यादव, निरंजन, शेख अब्दुल्ला सर, पूरे मिलकर साइन किए थे। ये उनकी रिक्वेस्ट पे था। तो अब ये बोलना कि भाई कुरमागुड़ा से कोई हिंदू कैंडिडेट ठहराना था, वरना जहाँ जीतने की सीट हो सकती है वहाँ मुसलमान ठहरा दे रहे, जंगममेड़ में मुसलमान को देना था, हिंदू को नहीं देना था। तो इनके बोलने से पार्टी तो डिसाइड नहीं करेंगे ना किसको कहाँ देना है, और तुम्हारे बोलने से हम तो सेकुलर से फ़िरक़ावाना तो नहीं हो जाएंगे ना। आप जो है अपना अगर से बारे में, मतलब आपके अल्फाजों के बारे में आप जो कहते हैं वो बारे में अगर से सोच ले तो आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा। और रहा सवाल सेकुलरिज्म की जो कीमत हम चुका रहे साहब, ना एमआईएम चुका रही, ना बीजेपी चुका रही, ना टीआरएस चुका रही, ना हम ये एक कौम के बारे में जा सकते, ना हम दूसरे कौम की तरफ हो सकते। हमको बीच का रखता करना पड़ता, हमको सेकुलरिज्म को पकड़े रखना पड़ता। आप देखिए जितने हैं कांग्रेस को छोड़ के जो भी पार्टी है यहाँ मैदान में ठहरी हुई, चाहे मजलिस हो, आप जानते हैं वो क्या करते हैं, बीजेपी हो, आप जानते हैं वो क्या करती है, टीआरएस सेकुलर होने का जो ढोंग करती है। हाल ही में जो है 2 मस्जिद हमारी शहीद कर दिए गए, और ऐलान किया गया था कि असेंबली के बाद हम फाउंडेशन रखेंगे। असेंबली होकर 1.5 महीने को होने को आ रहा, ना फाउंडेशन है, ना हमारे सो कॉल लीडर्स जहाँ मस्जिद शहीद हुई, जो मंदिर शहीद हुए, दोनों भी नहीं पूछ रहे उनसे। और जहाँ जहाँ बीजेपी जो है मुसलमानों को नुकसान पहुँचाना चाहिए, जो भी बिल लाई उसमें केसीआर साहब की बराबर मदद रही, चाहे वो तिबल तलाक में हो, चाहे वो ये नोटबंदी में हो, चाहे वो वेंकैया नायडू साहब को जो है वाइस प्रेसिडेंट बनाने में या प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट बनाने में जो वोट डाला गया था, ये सारी चीज़ें जो है टीआरएस कदम मोदी और अमित शाह के साथ ठहरी हुई है। और उसी के 2 मतलब एक तरफ एमआईएम है, एक तरफ बीजेपी है। अभी तो टीआरएस ने अलहदा इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया है और सभी पार्टी अपनी जगह इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो यहाँ पर अब कांग्रेस थोड़ी कमज़ोर दिख रही है। पुराने शहर में भी ये 2 लीडर्स चले गए और कैडर भी ज़्यादा नहीं दिख रहा, एक्टिव नहीं दिख रहा है। क्या आप मानते हैं कि आपको कुछ सीट्स पर ड्रॉबैक करना चाहिए था? नहीं, आप जो बता रहे हैं कि भाई कांग्रेस थोड़ा वीक दिख रही, तो मैं इंशाल्लाह आपको खुद साथ कल से रखूँगा। एक और दूसरा सवाल है कि बीजेपी, टीआरएस, एमआईएम, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो लोग तैयार होकर जंग में आते हैं वो तैयारी के साथ रहते हैं। जो अचानक जंग का बगल बजता है तो तैयारी को वक्त लग जाता है, वक्त इतना ही है। और रहा सवाल कांग्रेस का, तो कांग्रेस को मतलब ऐसा नहीं है कि भाई आप कांग्रेस को ख़त्म कर देने के आते। ये बोला गया था कि ओल्ड सिटी में कांग्रेस को 10 कैंडिडेट नहीं मिलेंगे लड़ने के लिए, और पूरे 150 डिवीजन्स में जो है हम कांग्रेस को जो है 50 जगह पे भी लड़ने नहीं देंगे टीआरएस। अल्हम्दुलिल्लाह देखिए, आप कांग्रेस को ये मत समझो कि कांग्रेस के पास कैंडिडेट्स नहीं रहते हैं, क्योंकि एक रूल है कि पेपर वर्क तैयार करना है। अगर तो पेपर वर्क नहीं होता, कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह नहीं रहते, तो हर जगह हम आपको बताते कि कांग्रेस के कैसे लोग हैं, या फिर आप थोड़ा टाइम भी दे देते कि भाई नोटिफिकेशन आता 10 दिन के बाद आपको जो है नॉमिनेशन तैयारी होती, तो फिर हम आपको बताते थे कि हम किस तरह से तैयार हैं। अब क्योंकि एकदम सडन आप फैसला लिए, आपको बचने के लिए, आपकी इज़्ज़त बचाने के लिए, तो ये आपका अपना फैसला है। सरकार है, सारे जुडिशियस पावर सिस्टम्स को अपने कंट्रोल में लेके चला रहे। फिर भी हम जो है पीछे नहीं हटेंगे, हम बराबर लड़ेंगे, हर जगह लड़ेंगे। लोगों तक जाना हमारी जिम्मेदारी है, लोगों को बताना कि पॉलिसीज़ क्या है हमारी जिम्मेदारी है। मगर अब ये लोग कितना काम करते हैं, कितना रोकते हैं, लोग हमको कितना पसंद करते हैं, ये लोगों की जिम्मेदारी है। और एक कंट्रोवर्शियल सवाल साहब, अगर इलेक्शन रिजल्ट्स के बाद अगर ऐसी सिचुएशन आती है कि
मजलिस को अगर आपको सीट्स देने पड़े मेयर बनाने के लिए, क्या आप उनका साथ देंगे? साहब, ये पिछले 50 साल से गलतियों से सीख रहे हूँ। मैं नहीं समझता कि दोबारा ऐसी गलतियाँ हमारी पार्टी से होगी। और वैसे भी जहाँ तक आपका ये सवाल है, तो मैं समझता हूँ अब ये मेरे से नहीं पूछना चाहिए, ये जाके जो है बंडी संजय से पूछना चाहिए कि मजलिस जब अगर से कुछ कम कैंडिडेट मिलते हैं तो आप सपोर्ट करेंगे क्या? तो वो लोग बोलेंगे हम बराबर सपोर्ट करेंगे। और बीजेपी एमआईएम अलायंस है या कांग्रेस एमआईएम अलायंस थोड़ी है जो हम ये सवाल का जवाब दें। वो दोनों पार्टनर्स है। हर जगह जो है पूरे स्टेटों में जो है पार्टनरशिप के हिसाब से डीलिंग हो रही है। तो जब मस्जिद को वक्त पड़ेगा तो मैं समझता हूँ बीजेपी भी साथ बराबर खांदे खुल के आएगी। पर्दे के पीछे अमित शाह से मिल रहे होंगे, पर्दे के पीछे मोदी को मिल रहे होंगे, कहाँ पर भी जा रहे कांग्रेस को बोल रहे होंगे। तो हिंदुस्तान की आवाम जान चुकी है कि एक बैरिस्टर था जो हिंदुस्तान के टुकड़े करा, मोहम्मद अली जिन्ना। दूसरा बैरिस्टर अब आया है कि हिंदुस्तान के सेकुलरिज्म को तोड़ना चाह रहा है। अब देखना है नहीं कितना कामयाब होता या फिर पूरे हिंदुस्तान की आवाम इसको रिजेक्ट करती, वो तो आप हमारे सामने है। इस बार इलेक्शन बैलेट पर है, बल्दी इलेक्शन, तो क्या कुछ इफेक्ट पड़ेगा या कोई चेंजेस आएंगे पब्लिक वोटिंग पोलिंग में? मैं आपके ज़रिए जो है पब्लिक से अपील करता हूँ कि पोलिंग परसेंटेज बढ़ाइए। आप घरों से बाहर निकलिए 1 दिसंबर के दिन, चाहे बैलेट पेपर पे हो चाहे वो ईवीएम पे हो, लोगों को पार्टिसिपेट होना चाहिए। हैदराबाद या तेलंगाना का मतलब ये हैदराबाद पार्लियामेंट का और ये सिकंदराबाद पार्लियामेंट का आप अगर से पिछले 3-4 टर्म से जब उठा के देखेंगे तो 45% से ज़्यादा पोलिंग हो नहीं पा रही है, यानी 55% लोग बाहर निकल नहीं रहे हैं, वोट डाल रहे नहीं। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि सबसे पहले वो लोग बाहर निकले। ये जो रेशियो है 45%, तो आपको बोलता हूं मैं ये 60 है। इसमें एमआईएम 15% फोकसिंग करेगी, 10% उनका वोट परसेंट है, 25% वो लोग वोट लेंगे 45% पे से, 20% पे जो है पूरे पार्टियों को अपना अपना हिस्सा लेना होगा। ये ओल्ड सिटी के तहत बता रहा हूँ मैं आपको। और 45% पोलिंग होती है, चाहे बैलेट पेपर पे चाहे कहीं भी हो। तो ये सारा चक्कर है, और ये चक्कर के अंदर आपको मालूम है रिगिंग किस तरीके से होती है, चाहे बैलेट पे हो चाहे ईवीएम में हो, रिगिंग का तरीक़ा इनका क्या है। जब तक ये जो भी सरकार से जुड़े रहते हैं उनका मतलब ही इसलिए जुड़ा रहता है कि वो जो डिम्मी जो वोटर आईडीज़ बनाते हैं। अभी हमारे शशि रेड्डी साहब, फिरोज़ खान पूरा प्रूफ लेके बैठे थे इलेक्शन कमिश्नर के पास कि पूरे हैदराबाद में 1,70,000 वोट ज़्यादा एक्सेस है, और कि एक डिवीज़न में 5-10,000 वोटों के आसपास ऐसा एक्सेस है। ऐसा ठीक है, हम देखेंगे। तो ये पूरा जो फिक्सिंग चक्कर है ना साहब, इस हिसाब से तो ये अगर से 55% में से 25% लोग बाहर निकलते हैं, 25 से 30%, तो इनकी औकात समझ में आ जाएगी कि ये कितने पानी में है। मैं सिर्फ आपके ज़रिए लोगों से अपील करूँगा कि इस बार जैसा आपने अपने दिल की सुनी, खायत कोई नहीं था, दिल की सुनी, मुश्ताक मलिक की एक आवाज़ थी कि भाई एनआरसी पे मिलियन मार्च पे बाहर निकलो, तो आप लोगों ने कौन आवाज़ दे रहा, कौन कौन जमा हो रहा, कौन स्टेज पे रहेगा नहीं देखे। आप बाहर निकल के हैदराबाद में पूरी दुनिया को बताए कि हैदराबाद की आवाम मुसलमान सेकुलरिज्म के लिए किस तरह बाहर आती, मिलियन पब्लिक बाहर आई। उसी तरह मैं आपको कह रहा हूँ कि आपके ज़रिए इस बार हैदराबाद की आवाम जो है बाहर निकले। आप देख रहे हैं पूरा हैदराबाद पानी में डूब चुका था। आप 40 साल से आप लोग यहाँ पर हुकूमत कर रहे हैं, 40 साल से आपके कायद को चुन रहे हैं यहाँ के लोग, मगर जब बारिश हुई आप देखेंगे स्लम एरिया तो छोड़िए, आप अच्छे मतलब मकाना जो है पानी में डूब चुके हैं। लोग उनकी तकलीफ़ जब हम देखें तो हम बर्दाश्त नहीं हो रही थी। और ये लोग क्या करें, दारुस्सलाम भरा हुआ है पैसों से, बैंक पैसे कहाँ रखना है जगह नहीं है, घर भी बड़े बड़े बना रहे हैं, कितने तहखाने बना के अंदर रखे पैसे अल्लाह जाने। मगर जब बांटने का वक्त आएगा, जब लोग तकलीफ़ में आएंगे, तो फिर जो है वही सरकार जो पैसे देंगे उसमें से आधे जेब में आधे पब्लिक में बांटेंगे, और वो लोगों को बांटेंगे जो उनके आजू बाजू रहते, या फिर वो लोग उनको वो करेंगे। अरे भाई, जो लोग तकलीफ़ में थे कम से कम ईमानदारी से वो लोगों को पैसे तो पहुँचाओ। और जो पैसे आया था
क्या MIM के लोगों को बांटने का था या TRS के लोगों को बांटने का था? ये कलेक्टर के तहत एक टीम होती, वो टीम आके मायना करती का नुकसान, वहाँ पैसे उन्होंने देना चाहिए। ठीक है, जो भी नुमाइंदा है, जो भी जीता, जो भी पार्टी का जीता हुआ है उन्हें है, तो अपोजिट भी तो है ना, सबको रख के दो जो तकलीफ हुई। नहीं, MIM वाले मजलिस का MIM अपना जो है कंडवा पकड़ के जो है वो पैसे देती, TRS अपना कंडवा पकड़ के पैसे देती। हम जाके कलेक्टर को चीख पुकारा करे तो बोलते नहीं 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 ऐसा कुछ भी नहीं करता, ऐसा कुछ है तो हम कंप्लेन करो। कंप्लेन करे, गांधीनगर में जो एक औरत कंप्लेन करी कि मेरा फ़ोन नंबर लिए, मेरा आधार कार्ड लिए, फिर मेरे फ़ोन नंबर पे OTP आया तो वो भी ले लिए। लेने के बाद फिर मेरे को मैसेज आया आपको 10,000 पहुँच गए, मेरे को 1 रुपया भी नहीं पहुँचा। गांधीनगर पुलिस स्टेशन में कंप्लेन है। तो ये जो हुआ ना सिस्टम साहब, ये पूरा बताता है कि जो है आप किस तरीके से गिरीवी पॉलिटिक्स करते हैं। और मैं आपके ज़रिए जो है पूरे हैदराबाद की पूरी आवाम को बताना चाह रहा हूँ कि अब तो बाहर आओ खुदारा, अब तो समझो ये तुम्हारा इलेक्शन है, तुम्हारे अपने अड़ोस पड़ोस के मसाइल का इलेक्शन है, तुम्हारे रोडों का इलेक्शन है, तुम्हारे ड्रेनेज सिस्टम का इलेक्शन है, तुम्हारे इलेक्ट्रिसिटी का इलेक्शन है, तुम्हारे अतराफ जो कचरा पड़ा हुआ है उसका इलेक्शन है। आप खैर मत देखो, आप अपनी तकलीफ़ों को जो है देखते हुए खुदारा बाहर। कांग्रेस की इलेक्शन डेवलपमेंट पे लड़ेगी, ना कि ज़ात पात या जाति वगैरह। कांग्रेस कभी भी कोई इलेक्शन जात पात पे लड़ी साहब। एक मिसाल बताना आप, कांग्रेस का हमेशा मैनिफेस्टो जारी होता, कल कांग्रेस का मैनिफेस्टो जारी होने वाला है। हमारे इंचार्ज आने वाले, चाहे वो कौन सा भी इलेक्शन हो, कांग्रेस अपना मैनिफेस्टो पे लगती है। आप कभी देखिए कांग्रेस बिना मैनिफेस्टो पे नहीं लड़ी। हम लास्ट टाइम जो है हम बताए कि हम MIM का आज तक कभी मैनिफेस्टो देखा क्या, बोले तो हल्लू डर के हुए MLA इलेक्शन में मैनिफेस्टो जारी करे। वरना इनका मैनिफेस्टो क्या है? अभी एक कायद की बात सुनाए आप कि कोई वहाँ जा रहा तो नहीं पूछ रहे, कोई वहाँ जा रहा तो नहीं पूछ रहे, हम वहाँ गए तो पूछा। हम नहीं पूछ रहे भाई, तुम जाओ, तुमको जहाँ जाना है चाहो। कार्तिका रेड्डी BJP के, हम नहीं पूछ रहे। तुम MIM में गए, हम भी नहीं पूछेंगे, तुम्हारी मर्जी है। कांग्रेस उस पर तो बिलीव करती है कि तुमको जो भी है खुल के सामने आ जाओ, चले जाओ, नो प्रॉब्लम, उसमें क्या बात है। उनको वो आइडियोलॉजी पसंद आई, उन्होंने वहाँ चले गए। तुमको वो आइडियोलॉजी के लोग जो उनके जो इस वक्त हूर बने हुए हैं उनको पसंद आए, तुम वहाँ चले जाओ, उसमें क्या बात तो एक ही है। कार्तिक रेड्डी ऐसा खाए तो बात है, तुम ऐसा कहो, बात तो एक ही है। हमारे को सब बनी है, आप जाते जाओ। और कांग्रेस पार्टी में अभी भी मैं बता रहा हूँ, जो भी अगर से ये समझता है कि कांग्रेस सेकुलरिज्म पर रह के गलती कर रही, हमको जो है कम्युनल पना इख्तियार करना चाहिए, तो आप वो लोग भी जा सकते, वो लोग भी जा सकते। कांग्रेस कभी कम्युनल अपना वो कभी एजेंडा लेके सामने नहीं आएगी। कांग्रेस हमेशा कम्युनल फोर्सेस के अगेंस्ट खड़े रहेगी। कांग्रेस को आने के लिए, कांग्रेस की दोस्ती लेने के लिए BJP का साथ छोड़ना होगा। और उदय ठाकरे BJP का साथ छोड़ गया तो कांग्रेस सपोर्ट करी साहब, RSS को छोड़ गया तो कांग्रेस सपोर्ट करी साहब। मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन को कांग्रेस का सपोर्ट चाहिए तो आपको RSS और BJP को दोनों को तलाक देना होगा। उसके बाद हम सोचेंगे कि तुम्हारी नीयत सही है या गलत है। मगर कांग्रेस कभी भी कम्युनल पने पे एजेंडे पर इलेक्शन नहीं लड़ेगी। कांग्रेस हमेशा सेकुलरिज्म पे लड़ी है। सेकुलरिज्म बखा हिंदुस्तान में है तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से। आप देखिए, मैं ये इमाम ज़मीन बना हुआ हूँ, मेरे को एक हिंदू भाई भवानी शंकर ने बनाया है। और आपको बता रहा हूँ, मेरे को नमाज का वक्त होता है तो मैं उत्तम कुमार रेड्डी का घर है नहीं देखता हूँ, मैं वहाँ नमाज़ पढ़ता हूँ। ये गवाही आपके गौस साहब भी देंगे। मैं दिग्विजय सिंह का घर का है तो मैं ये दिग्विजय सिंह का घर है, मैं नमाज़ पढ़ सकता हूँ, नहीं सोचा। मैं वक्त होते वदू करता हूँ, नमाज़ पढ़ता हूँ, उनसे पूछता भी नहीं मैं कहाँ नमाज़ पढ़ूँ। मैं देखता हूँ कि हमारी नमाज के शर्तों में जो शर्त है, आगे फ़ोटो है, जानदार चीज़ कुछ है नहीं है, मैं अपनी नमाज़ पढ़ता हूँ। ना मेरे को दिग्विजय सिंह साहब पूछते हैं सोहेल मेरे घर में नमाज़ क्यों पढ़ रहे तुम, ना उत्तम कुमार रेड्डी पूछे नमाज़ क्यों पढ़ रहे, ना महेश गौड़ पूछे, ना बोस राजू पूछे। जितने हमारे लोग हैं, कभी मैं नमाज के टाइम पे आप देखिए, हाल में जो है हमारे पास एक नाइतफाकी भी हो गई थी मीटिंग के टाइम पे। मैं वो मीटिंग आप वीडियो देखो तो मैं उठ के जा रहा हूँ नमाज का टाइम, मैं उठ के जा रहा हूँ। तो मेरे को ये नहीं पूछा सोहेल मीटिंग में तुम उठ के क्यों जा रहे। ये सेकुलरिज्म है साहब, सेकुलरिज्म इसको बोलते। मैं पार्टी के साथ रहते रहते मैं अपनी शरीयत पर पूरा अमल करता हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाउज़ुबिल्लाह फ्रांस का एक मिनिस्टर जो एक वर्ड बोल दिया, सबसे पहले हम एहतजाज करें। हमारे को पूरी कांग्रेस में कोई ये नहीं पूछा भाई कि हमारी कांग्रेस की पॉलिसी कुछ और थे, तुम मत करना था, नहीं पूछे। बोले बराबर, ज़बरदस्त, अच्छा काम करे,
एनआरसी के टाइम पे जब मिलियन मार्च का एक आवाज़ निकली, हम कांग्रेस के आदमी में है, वो कर्रेस वाले दूसरे आदमी हैं, मंच के ऊपर दूसरे लोग बैठे हुए, हम नहीं देखे, हम निकले ना। हमारी पार्टी हमको पूछी भाई तुम क्यों गए, बल्कि हमारी पार्टी के लोग हम फ़ोन करें, हनुमंत राव तुम आओ, स्टेज पे थे। ये कांग्रेस पार्टी है साहब, इसमें है कांग्रेस पार्टी महफूज, हिंदुस्तान महफूज ये कल्चर पे है। आज आप उठा के देखेंगे, आपके वालिद से पूछेंगे, आपके बड़े लोगों से पूछेंगे तो आपको बताएंगे, कोई दाढ़ी वाला टोपी वाला जा रहा तो साहब गारू जा रहे बोलते थे, साहब गारू जा रहे। आज अगर तो दाढ़ी टोपी से आपके बच्चों को यहाँ से यूपी को भी जाना है तो आप भिजाएंगे गाड़ी पे? आप सोचेंगे, दिल में खौफ आएगा, रास्ते में क्या होगा बोले। ट्रेन में भी जाएंगे तो भी सोचेंगे, पल भर के लिए ख्याल आ जाएंगे। आज हिंदुस्तान का हालत ऐसा कर दिए। हमारे टाइम के सेकुलरिज्म पे साहब गारू जा रहे कहते थे। आज तुम जिसकी ताकत बने हुए, जिसको सपोर्ट कर रहे हैं, तुम्हारी वजह से जो है आज मुसलमान जो है दाढ़ी टोपी रख के सफ़र करने को डर रहा। कांग्रेस कभी ऐसा नहीं करेंगी, कांग्रेस कभी शरीयत में मुदखलत नहीं करी। ठीक है, कांग्रेस पार्टी के टाइम पे मुसलमानों को बहुत सारे नुकसानात हुएंगे, मगर कभी पर्सनल अल्लाह पे कभी आप पे उंगली नहीं उठाए, आपकी शरीयत पे कभी उंगली नहीं उठाए, आपके रहने ढहने पे नहीं उठाए, क्या खाते क्या पीते पे नहीं उठाए। कांग्रेस कैसा छोड़ेंगी सेकुलरिज्म, बताइए आप। ये तो वो लोग हैं, हम आपको मुनाफिक भी नहीं बोल रहे हैं। आप कांग्रेस छोड़े तो मुनाफिक नहीं हो रहे आप, आपको जो पसंद है जाइए आप। कांग्रेस कभी आपको किसी को मुनाफिक नहीं कहेंगी, क्योंकि कांग्रेस की एक ही बात, एक ही डिमांड होती है, जो भी करो दिल से करो, कांग्रेस में दिल से रहो, दिमाग से रहो। दिमाग से रहना है तो भाई खुदा हाफिज़, क्योंकि दिल से जो करते हैं उसमें रब जुड़ता, दिमाग से जो करते हैं मालूम है कई दिमाग वाले जो है किस तरफ रहते हैं, आपको मालूम है। कल के दिन अगर वापसी होना चाहिए जो आपके कांग्रेस छोड़ के गए थे, तो क्या कांग्रेस उन्हें कबूल करेगी? देखिए साहब, मैं आपको बता दिया, कभी आप नामपल्ली से गुजर होता है तो गांधी भवन की तरफ ऐसा नज़र डालना, गेट कभी बंद नहीं होती। कोई जा रहा तो कई को जा रहा नहीं पूछती गेट, कोई आ रहा तो कई को आ रहा नहीं पूछती। जब तुमको समझ में आ जाएगा कि नहीं मैंने गलती की है, तो कांग्रेस कभी ये नहीं पूछेंगी कि तुमने क्यों आए वापस। कांग्रेस तो बोलेंगे भाई तुम जब भी कांग्रेस में आओ, आइडियोलॉजी कांग्रेस की वही है, सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म को अगर से आप समझ रहे कि रखना है, बखा रखना है, हमारे आने वाली नस्लें जो है अगर से ये सोचे कि हमारे हमारे जो है बुज़ुर्ग जो है हमारे लिए जो एक सेफ़ मुल्क में जो है हमारी परवरिश करे और बच्चे हम बेखौफ अपनी बचपन गुजारे, तो आप समझते हैं कि आप किसकी तरफ आना चाहिए। बल्दी इंतखाबात के लिए ऑल द बेस्ट। ये थे हमारे साथ, ये है हमारे साथ शेख अब्दुल्ला सोहेल साहब, TPCC माइनॉरिटी प्रेसिडेंट। मैं फ़हद बावज़ीर, BNN के लिए साइनिंग ऑफ।